वाराणसी प्रयागराज पुलिस खबर है कि काशी पहुंच गई है, शायद काशी में ही अपने शिविर में। और अब देखिए शंकराचार्य तक पुलिस पहुंची है, उनके जो भक्त समर्थक पहुंच रहे हैं। एक महिला पहुंची जो रो पड़ी, अपने आंसू रोक नहीं पाई। क्यों रो रही हैं आप, बताइए? आपका जो गड़बड़ निकल गया इसलिए? हमारे साथ भगवती है। अब ये है कि इनको जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है। और जी हुजूर बनना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पर ये है, रोने की कोई बात ही नहीं। तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो, गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम बताइए। और अब देखिए जरा आखिर पुलिस क्या एक्शन लेने के लिए पहुंची है। यूपी पुलिस ने शंकराचार्य पर शिकंजा कस लिया है। प्रयागराज की एक पुलिस टीम वाराणसी पहुंच गई। यह टीम बनारस में शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, यौन शोषण के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम हरदोई भी पहुंची है। हरदोई में पीड़ित के परिवारों का बयान लिया गया है शंकराचार्य पर, जिनके शोषण का आरोप है। और उधर शंकराचार्य ने भी कानूनी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वाराणसी के आश्रम में वकीलों के साथ बड़ी बैठक की शंकराचार्य ने। खबर है कि एक तरफ पुलिस आश्रम की घेराबंदी में जुटी है, दूसरी ओर भक्त और वकीलों ने आश्रम में डेरा डाल लिया है। लेकिन शंकराचार्य ने साफ कह दिया है कि मैं कहीं भागूंगा नहीं। पुलिस हमको गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, हम कार्रवाई का विरोध नहीं, उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता सब देख रही है, जनता फैसला देने वाली है। ऊपर ईश्वर भी देख रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल झूठी साबित होगी। हमारे गुरुकुल में वो लड़के कभी आए ही नहीं हैं, कभी पढ़े ही नहीं हैं, तो फिर आश्रम में उनके साथ कोई कुछ कैसे कर सकता है। ये कहकर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारे खिलाफ सीडी है। सीडी किस चीज की है, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं करते, ये शंकराचार्य ने कहा। सुनिए जरा अभी मुक्तेश्वरन क्या कह रहे हैं और वकील क्या कह रहे हैं। केस कर दिया है तो वो सीडी सार्वजनिक कर दो। हम तो यही कह रहे हैं, सीडी ही सार्वजनिक कर दो। जब मीडिया में ही ट्रायल चलना है तो सीडी सार्वजनिक कर दो, मीडिया ट्रायल हो जाए। साक्ष्य संकलन हो नहीं सकता क्योंकि मेला उजड़ चुका। मेडिकल टेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि इतना लंबा हो गया, उन्होंने जानबूझ के कराया नहीं। इसीलिए तो जुनाइल बोर्ड में बच्चों को नहीं दिया ना, क्योंकि वो जाता तो तुरंत वो कहते मेडिकल टेस्ट करो। इनको कराना नहीं था क्योंकि इनकी तो कहानी झूठी थी। और अब हम भाग नहीं रहे हैं कहीं, और भाग सकते भी नहीं हैं। वो आएंगे, आकर के कहेंगे कि हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि ज़रूरत क्या है। उसके बाद वो हमारी बात का जवाब देंगे। जवाब देने के बाद अगर वो कहते हैं नहीं हमें तो गिरफ्तार ही करना है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई इनकी यही हवस है, इनको आदेश मिला होगा। तो उनका क्या दोष है, वो जो आदेश पाएंगे वही करेंगे, इसलिए हम उनका सहयोग करेंगे। तो एफआईआर में जिस तरीके का वर्जन माननीय न्यायालय ने जारी किया है, विदाउट कोई तथ्यहीन है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। अब विवेचना के आधार पर विवेचनाधिकारी पर डिपेंड करता है कि वो गिरफ्तार करते हैं। न कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, न कोई मेडिकल है। जैसा कि धाराएं जो हैं वो बहुत निम्न कोटि की धाराएं हैं। वो माननीय महाराज जी के मर्यादा के विपरीत प्रतिकूल है। क्योंकि सामान्य इंसान को गिरफ्तार करना नहीं है। एक पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य है, तो पुलिस अगर आती है गिरफ्तार करने के लिए तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा। हम उनको अपनी गिरफ्तारी महाराज जी के माध्यम से देंगे, महाराज जी चलेंगे उनके साथ, और संभव हो सकेगा तो उनकी पूरी लीगल टीम इलाहाबाद तक जाएगी। और देखिए इस पर सियासत भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव के नेता, सपा के नेता शंकराचार्य से मिलने के लिए पहुंचे। इस बीच कई और नेता पहले जा चुके हैं। वीरेंद्र सिंह शंकराचार्य से मिले।
पुलिस वाराणसी पहुंची। अब देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं संतों का अपमान करके बीजेपी ने साबित कर दिया है कि पैसों और खुदगर्जी के अलावा वो किसी के सगी नहीं है। बीजेपी के लोगों की ये पुरानी कुकार्य शैली है। कुछ लोग भारत छोड़कर सिंगापुर और जापान की यात्रा पर हैं और हमारे धर्म के सबसे पूजनीय शंकराचार्य पर झूठा मुकदमा लगा है। पप्पू यादव कह रहे हैं शंकराचार्य पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराकर बीजेपी ने अपनी कब्र खोद ली है। बीजेपी को आसाराम और राम रहीम तो प्रिय है, लेकिन सवाल करने वाले असली सनातनी संत अप्रिय हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं ये न सोचें कि राज्य सरकार के विवाद की वजह से केस हुआ है। पीड़ित के बयान पर शंकराचार्य पर केस दर्ज हुआ है। अब इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अजय राय यूपी कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं शंकराचार्य जी हमारे लिए भगवान के स्वरूप है। सरकार उन्हें गलत मुकदमे में फंसा रही है। ये पूरे देश और सनातन धर्म का अपमान है। जगत गुरु परमहंस आचार्य कह रहे हैं इस पूरे विवाद से हम बहुत दुखी हैं। दुखी इसलिए नहीं कि शंकराचार्य जेल जा रहे हैं, इसलिए कि अब हर संत शक की नजर से देखा जाएगा। इमरान मसूद कह रहे हैं सनातन के रक्षक कहां हैं, सब लोग चुप क्यों हैं। शंकराचार्य पर केस दर्ज कराने के पीछे का मकसद और इसके पीछे कौन है उन पर गौर कीजिए। सुनिए इन सभी सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। दो डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है। तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ रहे। आपका राजनीतिक हित नहीं साधेंगे तो आपका इलाज कर देंगे, या तो आपके मुंह में। अब शंकराचार्य से बड़ा पद क्या हो सकता है सनातन के अंदर। और ये सनातन के नाम पर ढोंग करने वाले लोग उनके खिलाफ पूरा एक्शन करा रहे हैं। या संत टकरा रहे हैं, ब्राह्मण टकरा रहा है, कथावाचक टकरा रहा है, एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी आपस में मिलकर के संवाद करके इस मैटर को खत्म करें। मैं बहुत दुखी हूं, और मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि अब मुक्तेश्वरानंद जेल जा रहे हैं। मैं दुखी इसलिए हूं कि आज हर संत संदेह की नजर से देखा जाएगा। इस सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है, उसी सनातन के जरिए अब वो जो है कि धूल धूसित भी होगी। सनातन को मिटाने की बात की जा रही है और सनातनी ही आपस में इस प्रकार का आक्षेप प्रत्यारोप करेंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, रिटायर्ड जजों का जो है नियुक्ति होनी। कलंक लगाने वाले ने जो किया है तो षड्यंत्र भी हो सकता है, उसके ऊपर भी वो कुपात्र भी है। सुना गया है कि जो केस करने वाला है वो अच्छा आदमी नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ केस हुआ है। तो वो सब तरह से सब कुछ समझ करके विचार करके और तब निर्णय लेना चाहिए। अगली खबर भी यूपी से है। यूपी में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बवाल हुआ। तस्वीर में आपको दिखाऊं, कैंपस में नमाज पर बवाल हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज हुई। समी अल्लाहु लिमन हमिदह, अल्लाहु अकबर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जब मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ रहे थे तो बहुत से हिंदू छात्र वहां खड़े थे दूसरे लोगों को रोकने के लिए कि कोई नमाज में बाधा ना पहुंचाने पाए। और उसके बाद देखिए बवाल जब शुरू हुआ, कैसे बवाल शुरू हुआ और नारेबाजी शुरू हुई। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का विवाद बढ़ गया। कल जिस जगह नमाज पढ़ी गई और इफ्तार किया गया, उसी जगह हिंदू छात्रों ने आज जय श्री राम के नारे लगाए और मांग की कि हमें सुंदरकांड पढ़ने की इजाजत दी जाए। पूरा विवाद यूनिवर्सिटी में
लाल बारादरी बिल्डिंग को लेकर है। कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर मस्जिद होने का दावा कर रहे हैं। बिल्डिंग काफी जर्जर है तो प्रशासन इसकी मरम्मत करा रहा है। मरम्मत के लिए जैसे ही बिल्डिंग के एक हिस्से में काम शुरू हुआ, एनएसयूआई के दर्जनों स्टूडेंट मौके पर पहुंच गए और विरोध करने लगे और कहा लाल बरादरी बिल्डिंग एएसआई संरक्षित स्थल है, इसलिए बिना अनुमति कोई निर्माण मरम्मत नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग में मस्जिद का दावा कर कुछ छात्रों ने नमाज पढ़ी और पुलिस ने उन्हें रोकने आई तो कुछ हिंदू छात्र ढाल बनकर खड़े हो गए। ह्यूमन चेन बनाकर तब तक डटे रहे जब तक नमाज नहीं हो गई। लेकिन अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में दो गुट आमने सामने आ गए हैं और कह दिया है कि नमाज होगी तो हमें सुंदरकांड की भी मंजूरी मिले। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा छात्र क्या कह रहे हैं। भवानी, भारत माता की, भारत माता की। नमाज होती थी, यहाँ पे नहीं होती थी। नमाज कभी नहीं होती थी। यहाँ पे अवैध मजारे बने, यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ के छात्र सभा एनएसयूआई वाले लोग। क्या कहना चाह रहे हैं? पॉलिटिकल विंग के भी लोग हैं जी, यहाँ विंग के लोग हैं। यहाँ अपनी राजनीति, गंदी राजनीति चमकाने आए। मैं छात्र हूँ, स्नातक तृतीय वर्ष का मैं छात्र हूँ और यहाँ पे इस भवन अगर गिर जाएगा तो कौन यहाँ पे जितने लोग अपनी राजनीति चमका रहे, क्या वो लोग आके अपना घर बार बेच के यहाँ पे उन लोग का मुआवजा दिलवाएंगे? यहाँ पढ़ने का स्थान है, यहाँ पे पढ़ाई हो। यहाँ पे फालतू का मजनूरी ढंग से वो दिखा रहे हैं कि कौन, कल के वीडियो में दिखाया जा रहा है कहाँ पे हिंदुओं के, मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, हिंदू छात्र कौन हमला कर रहा है? रमजान के इस पाक पवित्र माह में जहां पर हमारे विश्वविद्यालय के तमाम नौजवान मुस्लिम भाई यहाँ 100 वर्षों से पहले से नमाज पढ़ते हैं, लेकिन छुट्टी के दिन अचानक से आदेश जारी करके देखिए वहां पे ताला ही नहीं मारा गया, उस लोहे के गेट को बिल्डिंग पूरा ऊपर से नीचे कर दिया गया है। यह घोर आतंक है लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का। और आप देखिए यहाँ छात्र हैं, कोई अपराधी नहीं है। जाकर के मैं अपनी पूजा पद्धति को कमरे में करूंगा जाकर के, और जब मैं विश्वविद्यालय में नहीं कर रहा हूँ तो किसी और को यहाँ पे नमाज भी नहीं पढ़ने दूंगा। आपको याद होगा इसी तरह का बवाल उत्तराखंड में भी हुआ। तस्वीरें आई थी दीपक की, जब दीपक सामने आए दुकान का नाम बदलने को लेकर। दीपक से आज राहुल गांधी मिले, जिन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था। उस वक्त भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके उनकी तारीफ की थी। आज राहुल गांधी से वो मिलने के लिए पहुंचे, सुनिए जरा दीपक क्या कह रहे हैं। हमारा जिम मेंबर कम हो रखे हैं, पहले 150 प्लस थे तो अब 20-25 ही हो रखे हैं, तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? तो मैंने बताया मम्मी स्टॉल लगाती है चाय का, तो उसी से खर्चा चल रहा है, तो आगे कैसे करोगे? तो जिम मेंबरशिप का, अगर हम जिम मेंबरशिप लेना चाहेंगे आपके जिम में, तो मैंने बोला है कि आप जिम मेंबरशिप लीजिए। मैंने कहा कोर्ट द्वारा आइए और कोर्ट द्वारा के आप जिम मेंबरशिप लीजिए, अदरवाइज आप मेरे को वैसे सपोर्ट करेंगे तो मैं वैसे नहीं लूँगा। तो मैंने उनको जिम मेंबरशिप के लिए बोला है कि कोर्ट द्वारा आप आके सपोर्ट करिए, तो मेंबरशिप लिए। तो राहुल गांधी ने आपकी कुछ आर्थिक मदद करनी चाहिए, लेकिन आपने उसे मना कर दिया और आपने कहा कि अगर आप मेरी जिम की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो कोर्ट द्वारा आइए। वो मेरे को और नहीं बोला है, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी ने मेरे को आज बोला है कि हम आपको आर्थिक मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, तो मैंने उसके लिए मना कराया उनको। मैंने नहीं सर, मैंने कहा आप मेंबरशिप लीजिए और मेंबरशिप लीजिए, और मैंने कहा कोर्ट द्वारा आइए, आप मेरे जिम में मेंबरशिप लेकर वर्कआउट करिए। मैंने कहा तो आपका वेलकम है। मैंने कहा दीपक जिम चलाते हैं, उस घटना के बाद इनके जिम में लोग आना कम हो गए, वो अपनी परेशानी बयां कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज बड़ी खबर है, गुजरात में 1400 घरों पर बुलडोजर। गुजरात लिए चलता हूं, राजकोट की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पूरा इलाका था और इस इलाके में इमारतों को अवैध बताया गया कि अवैध तरीके से कब्जा करके बनी थी, और उसके बाद इन इमारतों पर देखिए बुलडोजर चलना शुरू हुआ। उससे पहले बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया है 1400 घर, मतलब 4 से 5 हजार लोग इस पूरे इलाके में रहते थे। भाई अंदर काम करता बुजुर्ग बाहर आ गया। अरे आपने मापा मारी मुझे पूरी देरी है, आराम से काम करते। चलो बाहर आ गया, चलो बजाय बाहर आ गया। लगभग 150 बुलडोजर और ट्रैक्टर पहुंचे थे। उसके बाद देखिए बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, सारी इमारतों को ध्वस्त किया गया।
और ये आपको बताऊं, जो लोग यहां रहते हैं, यहां अच्छी खासी आबादी रहती थी। उनका कहना है 40-50 साल से वो यहां रह रहे हैं। वो देखिए उनकी प्रतिक्रिया क्या है। वो अफसोस में भी है, लंबे वक्त से रह रहे थे, उन्होंने बहुत पहले घर खरीदा था। और कुछ और घर जिन्होंने अतिक्रमण करके आगे बढ़ाकर बनाया था, उन्होंने खुद ही हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। अब देखिए जरा क्यों चला बुलडोजर। गुजरात के जिस राजकोट में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उसे इतिहास का सबसे बड़ा तोड़फोड़ अभियान माना जा रहा है, क्योंकि यहां करीब 1492 अवैध संपत्तियों को नोटिस थमाया गया था। इनमें ज्यादातर घर और दुकानें शामिल हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है। जिन लोगों ने प्रशासन के आदेश नहीं माने, वहां बुलडोजर चल रहा है। राजकोट के जंगलेश्वर इलाके में बड़े पैमाने पर बुलडोजर चला है। जंगलेश्वर पुराने शहर में स्थित है, जो भीड़भाड़ वाला इलाका है। यहीं पर आसमानी तस्वीरें में चारों तरफ तोड़फोड़ के निशान नजर आ रहे हैं। सुबह करीब 7 बजे से ही तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई थी। इस मेगा ऑपरेशन में 260 से ज्यादा मशीनें लगाई गई, जिनमें 70 से ज्यादा बुलडोजर, 90 ट्रैक्टर, 14 डंपर शामिल हैं। बुलडोजर ऑपरेशन के लिए जंगलेश्वर को 7 जोन में बांटा गया था। हर जोन में क्लास 1 अधिकारी की अगुवाई में टीम तैनात। इनमें तकनीकी स्टाफ, सुपरवाइजर और फील्ड कर्मचारी शामिल हैं।